अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का क्या किरदार है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सोशल मीडिया पर एसेस बड़ों की तो क्या, बच्चों की भी बड़ी आसानी है। आप कुछ भी लिखें ऊपर, बड़े आसानी से उसके वीडियो क्लिप्स और उसकी तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं वो ओपन हो जाती हैं। सोशल मीडिया का किरदार प्लस में भी है और नेगेटिव में भी है, यानी पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी है। अब सोशल मीडिया के किरदार को हमने पॉजिटिवली कैसे लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब अपने फेसबुक ओपन करते हैं, हम जब मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग तो अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं एज अ एंकर किसी एंकर को सर्च करूं कि वो सीनियर हैं, वो बोलते कैसे हैं, उनका नॉलेज कैसा है, तो मैं वो ओपन करूंगी। मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो अपने मेकअप से रिलेटेड वीडियोस को ओपन करते हैं, लिंक्स को ओपन करते हैं। और इसी तरह कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे भी जमीन पर रखे हैं जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट का बायस बनते हैं। जनाब, बड़े अजीम लोग होते हैं ऐसे जो कि खुद तो मुस्कुराते ही हैं लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट का बायस भी बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं? अपने कंटेंट के जरिए। और कंटेंट को क्रिएट करना बहुत बड़ा फन होता है। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। आप जैसे ही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, आप ड्रामास देखते हैं, आप फिल्म्स देखते हैं, उसमें हर शख्स एक्टिंग करता हुआ आपको दिखाई देता है। कोई तो अपनी एक्टिंग के जरिए से आपको रुला देता है और कोई अपनी एक्टिंग और डायलॉग्स के जरिए से आपके सारे दुख भुला के आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी जो कि हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं, इसके साथ साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की जॉब भी कर रहे थे भी और करते भी रहेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया की तरफ आने का ख्याल कैसे पैदा हुआ और बड़ी जबरदस्त किस्म की लोगों को अपने मिजाज में, अपने किरदार में ढालकर डायलॉग्स की अदायगी भी बड़ी जबरदस्त है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हम सबकी फेवरेट मीरा, जिसकी नकल अक्सर औकात आपने देखा कि बच्चे भी उतार रहे होते हैं, बड़े भी उतार रहे होते हैं, उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं जस्ट फॉर फन। तो आज के प्रोग्राम में हम इनसे ये भी करवाएंगे। जो पर्सनैलिटी है जनाब, नाम है इनका अदील बेग। अस्सलामुअलैकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अदील, आपको यूट्यूब पे जब देखा, आपकी कारकर्दगी को जब देखा, तो वो सारे का सारा जो एक इमेज होता है, और फिर जब आपको यहाँ स्टूडियो में पाया और देखा, बिल्कुल मिलते जुलते लगे। कैसे हैं, कैसे इतना कुछ सीख लिया और कैसे इतना कुछ कर लेते हैं, इतनी सारी मुस्कुराहट कैसे चेहरे पर आ जाती है? अच्छा, बेसिकली बात ये है कि लाइफ में लोगों की इतनी आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग मेंटली इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतना स्ट्रेस चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि किसी न किसी तरीके से, मेरा एम इन लाइफ ये है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए और थोड़ी देर के लिए हम अपनी प्रॉब्लम्स भूल के और जो है थोड़ा पॉजिटिव वे देखें और थोड़ा सा हंसें, स्माइल करें। ये मेरा बेसिक एम है। अब अच्छा। इसको किस तरह से किया जाए? मैंने स्टार्ट ऑफ किया 2005 में एक चैनल से, और मैं उस पर मिमिक्री करता था और मैंने तकरीबन 3 साल वो शो किया है। और अच्छा। जी बिल्कुल, तो मैं उसमें बेनज़ीर का कैरेक्टर किया करता था। ओके। जी ओके। तो वो थ्रू आउट वहां से मेरा शुरू हुआ। ठीक है। मिमिक्री मैं बचपन से ही किया करता था, फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्कूल टीचर्स, एवरीबडी। तो वो मेरा एक आई डोंट नो इनबॉर्न चीज थी, आप कहते हैं। हाँ। और वो विट जो है वो मैं फिर 7 साल लेके चलता था, मुझे मालूम नहीं था। उसको फिर मैंने कन्वर्ट करना शुरू किया राइटिंग पे। मैं कई दफा अपने स्कूल के प्लेस वगैरह, थिएटर्स वगैरह, उसमें मैं लिखा करता था स्किट, शॉर्ट स्किट्स वगैरह। और काफी चीजें उसमें मैं परफॉर्मेंस के दौरान फिल बत्ती बोल दिया करता था सिचुएशन के साथ। कई दफा मुझे टोका जाता है, कई दफा कहते हैं जाने दें, बिल्कुल सही जा रहा है, इसने बाज नहीं आना, बाज नहीं आना, तो उसने बोलना है। तो इस तरह से इन जनरल जो है मेरी शुरुआत हुई जब मैंने मीडिया से अपने आप को एसोसिएट किया, अराउंड 2005-06 की बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे अदील, माशाल्लाह से इतना सारा आपने काम किया है, जब कहीं जा रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल आपको पता है कि टीवी से भी ज्यादा हो गया, हर एक के हाथ में ये गैजेट होता है, मिनट में हर चीज निकाल लेते हैं। अब तो जमाना बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं कि जदीद हो गया है। जब कोई जाता आता देखे और कहे यार ये तो अदील बेग जा रहा है, इसने जिसने उसकी कॉपी की थी, जिसने मिमिक्री की थी, तो कैसी फीलिंग्स आती हैं?
जब भी इस तरह होता है और लोग आके पहले तो मुझे गौर से देखते हैं कि क्या ये वही है क्योंकि ना अच्छा गेटअप होता है ना, गेटअप और तरीके का होता है, आप जब उसके ऊपर करते हैं तो अब आप आते हैं तो वो फिर वो आके मुझे ना अपना फोन दिखाते हैं और वो चैनल के बजाय कहते हैं आप ये, मैं कहता हूँ जी मैं ये हूँ। कहते हैं अच्छा हाँ हम देखते हैं और आपका कंटेंट वगैरह, तो मेरे लिए वो एक डबल हो जाता है मेरा खून जो है ना, और आई रियली फील प्राउड और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जी चले इस बहाने लोग देखते हैं और लोगों की एंटरटेनमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदील, यकीनन हर इंसान के अंदर एक दुखी इंसान भी होता है, हर इंसान के अंदर एक सुखी इंसान भी होता है, एक ऐसा इंसान भी होता है जो मुस्कुराता है और लोगों के लिए मुस्कुराहट का बाइस भी बनता है। जिस तरह से आप यकीनन मिमिक्री करते हैं, शोज में आपने काम किया, अब भी कर रहे हैं, तो ये जो अंदर का एक अच्छा इंसान है जो लोगों के लिए मुस्कुराहट का बाइस बनता है, इसको किस तरह से पहचाना? क्योंकि अपनी जात को पहचानना सबसे बड़ा काम मुझे लगता है ऐसा है कि इंसान अपने आप को पहचाने। मुझे नहीं लगता कि हम सब अपने आप को पहचानते, हम बस लगे हुए अपनी अपनी ड्यूटीज, बच्चे, घर, मसरूफियात, जिंदगी, कारोबार, लेकिन अपनी जात को किसी ने पहचाना है बहुत कम लोग हैं। कैसे पहचाना? उस चीज को मैं ऐसा कहता हूँ कि लाइफ में जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे हुई हैं, काफी जगह से रिजेक्शंस हुई हैं, काफी जगह से लोगों ने आपको टाइम के ऊपर आके और बिल्कुल डिनाई कर दिया, और कई ऐसे शोबे हैं जहां पर आपको एंड टाइम के ऊपर पता चला कि जी मतलब कोई काम हमारा होना था लेकिन उसकी जगह किसी और को चांस दे दिया गया और कुछ ऐसा हुआ। तो ये काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना इसी को ही अपना एक पॉजिटिव तरीके से लेके और आगे चला जाए और इसी की ही मिमिक्री से स्टार्ट किया जाए और इसी इशू को लेके थोड़ा, क्योंकि ये काफी लोगों की कहानी घर घर की है, तो ये काफी लोगों की कहानी है और अक्सर लोगों को रिजेक्शंस का फेस करना पड़ता है। ठीक है, इस बेस के ऊपर फिर मैं लेके चला। मैंने कहा यार फिर अगर जब लोग दुखी हैं तो उनको फिर चाहिए कि उनके चेहरे पे स्माइल कैसे लेके आए, उनको कैसे हंसाएं, उनको कैसे बताएं यार इट्स ओके, आपका इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ और आगे दिस टू शैल पास और नेक्स्ट टाइम यू नो इट्स गोइंग टू बी बेटर, सो डोंट गिव अप। तो मेरा भी ये एक मोटो था कि नेवर गिव अप, तो मैं चलता चला रहा हूँ इसलिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं अदील, जैसे कि आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा होती हैं, आपको भी यकीनन फेस करनी पड़ी, मुझे भी, और हम सबको फेस करनी होती ही हैं ये, क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे दिनों को हम एंजॉय करते हैं, बुरे दिनों से कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ बेचारे अपने ट्रैक से हट जाते हैं कि यार ना उम्मीद हो जाते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो यकीनन आती ही है। जब जिंदगी में सोशल मीडिया की तरफ, टीवी की तरफ काम करने का आगाज किया तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होगा कि आज तो मैं शो करने जा रहा हूँ और आगे से माहौल ठीक नहीं मिला या डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई, तो उस टाइम कैसी फीलिंग्स आती थी, क्या दिल करता था? इस तरह वाकई में हुआ है कि जैसे सच्ची सी बात है। नहीं बिल्कुल, आज तो मतलब हमारा सर ओपन हाउस है तो यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, जब मैंने बिल्कुल शुरू में अपना चैनल शुरू किया है, सेट इज फाइन, वो तो खैर ऑब्वियसली सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया उसमें मुझे कंटेंट भी खुद डेवलप करना था, उसमें मैंने लॉजिस्टिक्स भी खुद देखनी थी, मेरे पास उस वक्त महदूद वसाइल थे, मैं उसके अंदर जाके कोई बड़ी प्रोडक्शन के थ्रू नहीं कर सकता था, तो मैंने एक छोटे पैमाने से चीज शुरू की थी। स्टार्ट था। उसमें मुझे लोगों से ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करनी पड़नी थी कि जी मुझे जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे मैं बैठ के तो अपना शो कर सकूं या किसी का इंटरव्यू कर सकूं। तो अक्सर बेशतर ये होता था कि जहाँ जगह प्रोवाइड की जाती थी वो शूट चल रहा था तो उसके बीच में आके कहते थे 1 मिनट, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जरा वो काम कर लें, तो वो फिर पूरा टेम्पो मेरा टूट जाया करता था। ये एक ऐसी चीज थी कि इससे मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी लर्निंग सीखी। बजाय ये कि आप ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, कि अब दोबारा मेरा मूड नहीं बन सकता, ये वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, तो वो मैं आई जस्ट वेंट ऑन, मैंने कहा चलें ठीक है सर कोई बात नहीं, जब आप फ्री होते हैं फिर मैं कर लूंगा। उस बीच के अंदर कई दफा सेलिब्रिटी का भी मिजाज बदल जाता था, फिर उनको भी चेयर अप करना, उन्हें हंसना हंसाना और फिर एक उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स करके ताकि चलें
शो कर लें एटलीस्ट, तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं. स्पेशली सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा टेंट्रम्स आपको झेलने पड़ते थे, क्योंकि अक्सर बेशतर हम वैसे जब एक आप देखें हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वी मेक श्योर कि हमारे SOPs हैं कि हम अपने फोन साइलेंट पे रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब एक चीज करना है तो हमारे कंटेंट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए. लेकिन वहां इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता था. उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि जी 15-20 मिनट का शॉट है, अगर हमने लाइव करना है तो फोन्स लेके नहीं, वो आधी ज्यादा बात हो रही है एकदम से जनाब 1 मिनट कट करें. सो दैट वाज अ बिग मेजर डिस्ट्रैक्शंस. जब हो जाती है ना चीजें तो टेम्पो जरूर टूटता है. हाँ, प्रॉब्लम आती है. और क्योंकि जब ऑब्वियसली जो बंदा शूट कर रहा होता है वो भी उसका भी टाइम फ्रेम होता है, उसने भी जल्दी जाना होता है. अब उसके वो बार बार मुझे कह रहे हैं यार मुझे भी निकलना है और साथ मुझे भी करना है, फिर मुझे एडिट भी करवाना है. तो ये बहुत सारी चीजें चैलेंजेस चलते आ रहे हैं. अब तो खैर कम हुए क्योंकि मुझे पता चल गया है, काफी चीजों के बारे में इल्म हो गया है, क्योंकि 10 महीने से मैं ये कंटेंट और ये सारा कुछ कर रहा हूँ. लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है तहमीना. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है आपके चैलेंजेस भी बढ़ते चले जाते हैं. ये मेरी नाकिस राय है. आप क्या समझते हैं अदील, ये बताइए कि कंटेंट के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए. कंटेंट के लिए आपको आपकी जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि यार अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, कंटेंट लिखा जा रहा है. दिस इज नॉट पॉसिबल. और अगर ऐसा कोई कंटेंट होगा तो यकीनन उसके ना सब्सक्राइबर्स होंगे, ना व्यूवर्स होंगे, ना कोई देखेगा, ना पसंद करेगा. बहुत कम अरसे में एक अच्छा नाम बनाया, तो कंटेंट की जो तैयारी होती है आपकी वो कितने दिन में हो जाती है जस्ट फॉर वन शो? अच्छा, उसमें बेसिकली ऐसे होता है कि इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मुझे सबसे पहले अपना ये माइंड करना होता है कि मुझे इस बार क्या सिचुएशन लेके चलनी. मतलब इट शुड बी अ शेफ, it should be a tarot card reader, it should be a doctor, it should be an actress, it should be a कसाई. मतलब जितनी चीजें ठीक है उनको करना. अच्छा, अब उनकी एक टिपिकल सिचुएशन देख के मैंने ऑब्जर्व कर ली, उसको मैंने जॉट डाउन कर लिया था पॉइंट में कि अपीयरेंस ऐसी थी, वो ज्यादातर वर्ड्स का इस्तेमाल ये हो रहा था. समझ गई. हाँ, मैंने नोट्स ले लिए उसके. फिर मैं रात को बैठता हूँ और तकरीबन नॉर्मली ट्यूसडे वेडनेसडे की रात को बैठ के फिर मैं ये इसको 2 दिन में अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता हूँ. और नॉर्मली मेरे जो शूट्स होते हैं वो ओवर द वीकेंड्स होते हैं. शूट्स ड्रेसेस के होते हैं, शूट्स किस किस्म के होते हैं? यूट्यूब के लिए अपना जो मेरा होता है उसके लिए मैं शूट करता हूँ. और क्योंकि वो फिर डेफिनेटली बाद में एडिट भी करवाना होता है उसमें, क्योंकि कॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली भी सारी वो एनिमेशन. ये क्या कहानी होती है अदील कि एक शख्स आया, उसने 2-3 वीडियोस अपलोड की और चंद ही दिनों में वो केस में चला गया, और एक वो शख्स है जो बना के थक गया और वो बेचारा 100 से भी ना अबव हो सका. ये क्या कहानी होती है? अच्छा, कई उसमें कंटेंट क्रिएशन होती है, कई जिसमें अगर आप करें तंज़ो मजा बेसिक. अब मैं अपना तंज़ो मजा और मैं विट लेके चलता हूँ कि जी जो लोग उस ट्रैक को फॉलो करें, जो उस चीज को समझते हैं. ठीक है, some people want it the other way. Some people want it the other way, you know, shorter time पे वो चाहते हैं किस तरह से. अब उस अपने कंटेंट के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं. वो किसी की लाइव वीडियो जो वहाँ अपलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर उनकी टैगिंग कर सकते हैं, लोगों के नाम टैग कर सकते हैं अननेसेसरीली. उसमें व्यूज तो आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन इन दी एंड फिर पीपल नो कि जी अगर आप कोई किसी की पर्सनल वीडियो लीक आउट कर रहे हैं या पर्सनल कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि जो एक अटेंशन सीकिंग थिंग है, सो दैट इज नॉट लॉन्गर लास्टिंग. वो फिर आपको उसको जरा काफी ध्यान से लेके चलना पड़ता है. तो मेरा ये है कि जी थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए. तो मैं ये कि इजीली जो चीज इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है मैं उसी में बिलीव करता हूँ. इसलिए मैं बिल्कुल आराम से स्लो चल रहा हूँ. मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, इतना मेरा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग भी देखते हैं वो फिर पसंद करते हैं. और मेरे लिए यही बड़ी अच्छी चीज होती जो इससे मुझे कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ. जैसे कि आपने कहा कि आपके शूट्स होते हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे कि संडे है, एग्जांपल के तौर पर सैटरडे है, उसमें आपके शूट्स होते हैं. इसी तरीके से अगर हम बाकी डेज की बात करें, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो वर्किंग डेज में शूट्स की भरमार कम होती है? नहीं, वर्किंग डेज के अंदर तो डेफिनेटली सिंस आई एम वर्किंग, सो इन एनी केस अगर मुझे शूट करना भी होगा, so I have to do it either during the evening after work, और या फिर ये कि बेस्ट होता है over the weekends, because during work days जो है I'm always traveling. ठीक है, वर्किंग डेज में ज्यादातर ट्रैवलिंग हो रही होती है. बिल्कुल आपने ठीक कहा. आते हैं जनाब आपकी उस फन की तरफ जिसके बारे में मैंने प्रोग्राम के आगाज में बड़ी डिटेल के साथ बात की है. मीरा को बताएं जरा कि आज के शो में हमारे साथ मीरा बैठी हुई है, जरा मीरा ले आए अपने अंदर. अच्छा, क्या हाल है आपका मीरा? ठीक ठाक हैं आप?
मेरा हाल ठीक ही होगा. ये चाय है या कॉफ़ी? शरबत नहीं, चाय है. अच्छा, सिप ले लूँ? नहीं चले बाद में रहने देती. ऑफ कोर्स गला थोड़ा ख़राब था, इसलिए सही से बातचीत नहीं हो सकी. तहमीना, जब मैं चिल्ड्रन थी तभी से ही मुझे शोबिस का बहुत शौक है. मैं 10 साल की थी जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई और शान और मोमिर राना मेरे फेवरेट एक्टर्स थे. मैंने उन्हीं से ही एक्टिंग सीखी, अभी भी सीख रही हूँ. यानी कि आपकी एज कितनी है इस टाइम? वैसे तो मैं 30 से नीचे हूँ. अभी भी मैं लड़की हूँ, लेकिन जो मैं फील करती हूँ वो 18 साल. अच्छा. आपकी अंग्रेजी का लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? असल में उन लोगों को शऊर नहीं है. उन्हें पता नहीं है कि अंग्रेजी को उर्दू में कैसे बोला जाता है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरी इंग्लिश बहुत सारे लोगों को समझ आती है जो मुझे समझना चाहते हैं. ऑफ कोर्स. जबरदस्त. अच्छा अदिल, ये बताइए कि इस तरह से एक्टिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए कभी ऐसा हुआ है कि जुमला भूल गया हो कि यार ये कैसे बोलती हैं, ओहो ज़हन से निकल गया? कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफा अच्छा। फंबल करके, और बहुत दफा लाइव हुआ ऐसा या रिकॉर्डिंग्स में हुआ है? रिकॉर्डिंग्स में नॉर्मली है. लाइव तो जो होता है वो फिर आप बोलते जाते हैं, वो कैन नॉट. अब जैसा कि स्टेज के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई ड्रेस्ड अप लाइक एनी सेलिब्रिटी, तो फिर डेफिनेटली फिर मुझे उसको पास ऑन करना पड़ेगा, और वो मुझे, या मैं उससे कोई फिर इम्प्रोवाइज कर लूंगा. थोड़ा सा एक्टिंग में यू नीड इम्प्रोवाइजेशन. हाँ जी, so, बिल्कुल. बस यही. और जब रिकॉर्डिंग्स में ऐसा हो जाता है तो फिर डांट शांट पड़ती है? अब तक क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं. नहीं, डांट तो हर जगह पड़ती है, क्योंकि जाहिर बात है जहाँ सीनियर्स होते हैं, प्रोड्यूसर उनका होता है, तो फिर डांट तो डेफिनेटली होती है कि आप जब जा रहे हैं वन गो में और आप स्क्रिप्ट के साथ क्यों नहीं कर रहे, कैरेक्टर में. मुझे अक्सर, जब मैं कर रहा था बेनजीर वाला शो, उसमें मुझे अक्सर होता था कैरेक्टर में रहो, आवाज नहीं निकल रही. तो वो बहुत ज्यादा मुझे होता था. 10 और लोग बैठे हैं वहाँ पे जो सियासतदान बने हुए और एक में, तो डांट मुझे पड़ रही होती. तो ये मैंने बहुत झेला है और उसको एज पॉजिटिवली लिया है मैंने. बिल्कुल. अच्छा, देखने वाले जो लोग होते हैं ना, व्यूअर्स या पब्लिक की हम जहां पर बात करते हैं अदिल साहब, वहां पर लोग ये कहते हैं, जैसे कि आपने अभी मीरा के हवाले से और मीरा के डायलॉग्स को अपने अंदर उतार कर उसको अदा किया है, अदायगी की है. देखने वाला ये कह रहा होता है कि यार इतनी जबरदस्त किस्म की एक्टिंग की है, इतनी अच्छी डायलॉग्स जो है वो बोले हैं. एक तरफ तो यहाँ तक व्यूज समझ में आते हैं, ये तो बात हो गई ना पब्लिक की तरफ से. अब मैं आती हूँ आपकी तरफ से या आपकी तरह के और एक्टर्स की तरफ से. गेटअप का कितना किरदार होता है? तमीना, गेटअप जो है आई थिंक 60 to 70% डेफिनेटली काउंट करता है. Yes. क्योंकि जब व्यूअर्स होते हैं तो उन्हें कैरेक्टर रजिस्टर करने में आसानी होती है. अब कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके पास महदूद प्रॉप्स होते हैं, उसमें फिर आपको अपनी एक्टिंग से अगलों को बताना होता है कि जी ये क्या कैरेक्टर हो रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो ये काफी ज्यादा कई जगह लिमिटेशंस होती हैं. कई जगह पर जब गेटअप प्रॉपरली होता है, बिकॉज आपके पास टाइम फ्रेम होता है, फिर आप प्रॉपर गेटअप एंड मेकअप एंड सारा कुछ वो नहीं कर सकते. उसमें फिर आपको अपनी एक्टिंग के थ्रू करना पड़ता है. तो मैं विदाउट गेटअप जो करता रहा हूँ, मुझे उस पर भी व्यूज मिले, क्योंकि आवाज से, कैरेक्टर से, तो उसमें मुझे, लेकिन गेटअप के साथ भी मुझे बहुत ज्यादा व्यूज मिले. मैंने अभी कंटेंट किया है जिनका आपने मेरे से मिमिक्री कराई उनका. जी. अच्छा जी, ईद पे मैंने उन्हीं का मीरा स्पेशली किया था. अच्छा. सही है. अच्छा मुझे ये बताएं अदिल, जिस तरह से गेटअप के हवाले से मैं बात की, मुझे ऐसा लगता है कि एक एंकर अगर खुद पे कॉन्फिडेंट में बैठा है कि मेरा मेकअप अच्छा है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करनी है, तो उसका बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस होता है. एक आर्टिस्ट को अगर ये पता हो और वो इस बात पर श्योर हो कि हाँ मैं जो देख रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक देख रहा हूं, मैं बिल्कुल मीरा की तरह देख रहा हूं और मीरा के मैंने डायलॉग्स बोलने, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होता है. आप समझते हैं या आप मुत्तफिक है मेरी बात से? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इफ आई कैन टेल पीपल कि मैं रजिस्टर सही तरह से कर पा रहा हूँ अपना कैरेक्टर, आई थिंक ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस आता है. बिल्कुल सही बात है. ऐसा सही कह रहे हैं ना जी. अच्छा, अभी ईद उल अजहा गुजरी है और हम जब YouTube की बात करते हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, तो YouTube पे जब भी आप लिखेंगे ना ऊंट की कुर्बानी, तो बड़ा कुछ निकल आएगा, कैसे कैसे कुर्बानी हुई, किस किस कसाई ने क्या क्या काम किए. आप बकरे की खरीदारी के ऊपर कैप्शन लिखें तो वो बड़ा कुछ खुल जाएगा कि आप खरीदने बकरा जाते हैं, कसाई या व्यापारी जो है वो आपको कहता है नहीं आप गाय ले जाएं क्योंकि उसको ज्यादा मुनाफा उसमें हो रहा होता है, तो आप जनाब इस टाइम व्यापारी बन जाएं, मैं आपसे लेने आई हूँ बकरा. ये बकरा कितने का आपका? ਬਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਕੱਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵੋ
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। नहीं तो कहीं और से बकरा देख लेते हैं, मैं तो बकरा ही लेने आई हूँ घर से। बकरा जी हुण वेख लो, ऊंट भी है साडे कोल, वैसे ऊंट नहीं ऊंट भी है साडे कोल, तुसी ऊंट ले लवो साडे कोल, बकरा रहन दो। आहो जी। वैसे लोग ज्यादा पसंद क्या कर रहे हैं इस टाइम, भाई ये बताएं, बकरे लोग ज्यादा ले रहे हैं, ऊंट ज्यादा ले रहे हैं, बैल ज्यादा ले रहे हैं? ओ बाजी जी लोकां नू छड्डो, ठीक है, आप ये देखें कि बकरा जो है हर कोई करता है, कोई जो ऊंट करता है। आप अपने ऊंट को मोहल्ले में से लेके अपने घर में जा रही हैं, लोग क्या समझेंगे? जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि ये जो किसी को कॉपी करना है, ये किसी को अपने अंदर ढालने का जो ये फन है, क्या ये कोई सीख भी सकता है या ये बाय बर्थ होता है? नहीं, बाय बर्थ आपको विटी होना जो होता है, ये आपके अंदर जो चीज है ये एक आना चाहिए। इसको मैं कहूंगा कि एक छोटा सा टैलेंट, हाँ। कि आप एक कैरेक्टर देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी पक्की है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह की हुआ करती थी कि मैं कैरेक्टर को एक देख लिया करता था, और अब वो कैरेक्टर जो है उसको मैं किसी और कैरेक्टर के अंदर प्लेस कर दिया कर, जब मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती थी कि अगर ये कैरेक्टर वो करे और वो वैसी ही आंटी हो या वैसे ही अंकल हो जो बोल रहे हैं, तो फिर वो कैसा जाए। सही, दैट वाज द थिंग। टिकटॉक का बड़ा जमाना है अदिल, टिकटॉक पे तो ओहो बड़ी जल्दी लोग हिट हो गए। जब हम बात करते हैं पुराने स्टार्स की, जो आज भी स्टार्स हैं, बड़े नाम हैं, तो उनका ये कहना होता है हमने तो जिंदगी गुजार दी अपनी पहचान बनाते हुए, टिकटॉक आया, इसने साल के अंदर नए बंदे को शनाख्त भी दे दिया, नाम भी दे दिया, लोग अब नाम से जानते हैं। तो टिकटॉकर्स के हवाले से क्या कहेंगे? टिकटॉकर्स के हवाले से मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्टिंग का, अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए। बिकॉज के प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे बहुत टैलेंटेड लोग, बच्चियां हैं जो ऑलरेडी टिकटॉकर हैं, लेकिन अब कई लोग हैं जिन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क है, मोनोग्राम बना लिया नेगेटिविटी। उन्होंने उसके अंदर शो भी जो है वो एक नेगेटिव कंटेंट करना, जो कि बेसिकली उसके बगैर भी किया जा सकता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ विद योर एक्टिंग। अब एक हमारी टिकटॉकर है, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, वो हमेशा जो है वो आके तो टिकटॉक वो देखने आते थे, कहते थे देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, और देखो मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, आप मुझे गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि असल में हुस्न क्या होता है। What is this? And you getting million views out, million views and but I don't know कौन लोग comments। अच्छा, और हर तरह के comments भाई, अल्लाह माफ करे, अगर आप कमेंट देखें तो आप कहेंगे क्या है, ब्लॉक कर दे कमेंट, लेकिन वो आ रहा, और इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, ऐसे कंटेंट जो है बहुत कम मैंने रेयर देखे कि टिकटॉक को उसको ब्लॉक करते। बाकी अगर किसी ने कोई किसी के बारे में बात करी तो एक ना टिकटॉकर, यकीनन बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका बड़ा नाम भी बन गया है, जिनको लोग पहचानते भी हैं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझती। कुछ लोगों ने ना अपना कंटेंट बनाया। तो अब एक साहब हैं, मुहज्जब इंसान है, खूबसूरत है, नौजवान है, उनका कंटेंट मैंने हमेशा मियाँ बीवी से रिलेटेड ही देखा है कि बीवी को कैसे राजी करना है, मियाँ नाराज हो गया, मियाँ को कैसे मनाना है, मियाँ की मोहब्बत बीवी से कैसे ज्यादा होगी, बीवी की मोहब्बत मियाँ कैसे ज्यादा होगी। पता नहीं कितने डायलॉग्स डेली बेसिस पर वो लोग बना लेते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आई थिंक वो फिर एक चीज अगर ओवर यूज्ड हो जाए ना, तो वो फिर पब्लिक कहता है कि ये दैट इज द ओनली रोल दे कैन प्ले। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आपको ना डेली कोई नई से नई चीज लें, चले आपने ब्यूटी के ऊपर बात कर दी, आपने कह दिया कि जी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, या आपने अपने किसी लवर के बारे में कुछ बोल दिया उसके ऊपर, ठीक है, फेयर इनफ, you've said something, it's fine, but like अब नेक्स्ट वीडियो अगर आपके आएगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, तो वो भी चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो है जिसके बारे में आप बात करें जो कि आपने पहले नहीं की। लेकिन देन अगेन आपका एक और कंटेंट मियां बीवी का आ जाएगा, देन अगेन आपका आ जाएगी जी गर्लफ्रेंड रूट के व्यूअर्स भी बहुत है ना। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि मिलियंस में व्यूअरशिप कैसे चले जाती है। 4 वीडियोस एक तरह की, वो लड़की मोबाइल फेंक के चली गई और आपने इस तरह उठाया और आके उसको ऐसा करके हाथ दे दिया और बैठ के उसे प्रपोज कर दिया। ये हर अच्छा, उसको कहते हैं ट्रेंडिंग वीडियो। ट्रेंडिंग वीडियोस इतनी ज्यादा होती हैं कि फिर वो एक ट्रेंड जब चल पड़ता है किसी की आवाज पे, किसी म्यूजिक पे, तो फिर हर जो बड़ा टिकटॉकर होता है जिसके पे फॉलोअर्स होते हैं, वो उसको फिर अपने अखलाकी और जाती फर्ज समझते हैं कि जी मुझे उस पे परफॉर्म करना है, उससे मेरे व्यूज ज्यादा होंगे, फिर पीपल स्टार्ट ट्रेंडिंग एंड वाचिंग देम अगेन। दैट इज द बेसिक रीजन कि जो वो एक चीज इतनी ओवर यूज हो रही होती है, क्योंकि वहां ट्रेंडिंग को काफी फॉलो, उस पर एक हैशटैग होता है ट्रेंडिंग का, तो वो ट्रेंडिंग का जब हैशटैग डालते हैं तो फिर उसके बाद जितने भी लोग उस पेज के ऊपर होते हैं वो फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। दैट इज द रीजन जिसको बार बार रिपोर्ट।
यानी हैशटैग जो है वो बहुत जरूरी है Hashtag अगर जरूरी। आपने हिट होना है, जी, बिल्कुल। और हैशटैग के हवाले से अगर आप कोई और वीडियो जितनी मर्जी अच्छी डाल लें और हैशटैग्स हाँ। ना लगाएं तो आप हिट नहीं होने जा रहे। एग्जैक्टली इसमें आपने ऐसे ही है? हैशटैग डालने हैं, उसमें ठीक है। आपने टैग करना है बड़े टिकटॉक सेलिब्रिटीज को, ठीक वो है। भी, ताकि फिर वो भी टैग्ड हों, उनके व्यूअर्स जो हैं वो भी इनको देख लें. दैट्स हाउ इट ग्रो. ओके Yeah. अच्छा, आपने टिकटॉक में कितना हिस्सा लिया अब तक? मैंने तमीना एक्चुअली अभी कुछ चंद ही महीने हुए टिकटॉक पे मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरे ख्याल मर मरा के 150 या 200 फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि वो मैं क्या वजह उतना है? मतलब टाइम time नहीं दे सका उस चीज को. लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना कंटेंट जो है वो उसपे डालना शुरू, क्योंकि वहां पे 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती, तो एटलीस्ट उसको एक हिलेरियस फनी मैसेज आपको देना होता है छोटा, वो कैसे करना होता है. अच्छा, जहाँ पर टिकटॉकर्स की हम बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं अदील बेग के अक्सर औकात, अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पर आई हूँ, अब बीच में कहीं मैंने देखा यार बड़ा टिकटॉक का आजकल मजे हो रहे हैं, टिकटॉक पे बड़े लोग हिट हो रहे हैं, चलो मैं भी एक आधी वीडियो डाल देती हूँ. मैंने एक आध वीडियो डाल दी, फिर 3 दिन मुझे याद ही नहीं है कि टिकटॉक भी है इस दुनिया में. फिर उसके बाद मैं अपने काम में मगन हो गई, और फिर जब कभी मैं फारिग हुई हफ्ते के बाद, तो मैंने कहा यार मैं एक आध और वीडियो डाल दूं. इस तरह के बहुत से टिकटॉकर्स हैं, वो भी टिकटॉकर्स हैं ऑब्वियसली क्योंकि टिकटॉक यूज कर रहे हैं. अब एक वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर 2 से 3 या 3 से 4 वीडियोस मस्ट डालते हैं, चाहे उनकी व्यूवरशिप हो या ना हो. तो क्या चीज बेहतर है व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए? मेरे ख्याल में आई थिंक व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंटेंट है. कि आप कंटेंट किस तरह का डालते हैं. यार 5-10 सेकंड है, उसके अंदर आप क्या कर, हाँ आप लिपसिंग बहुत अच्छी करते हैं किसी डायलॉग की, दैट इज अ गुड कंटेंट. एक होता है आप गाने के ऊपर कैसे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, गाना चल रहा है आपने प्रॉपर लिपसिंग की, किस तरह से की. या फिर एक फनी साउंड है, कोई किसी का डायलॉग है, उसके ऊपर आप अपनी लिपसिंग कैसे करते हैं. आई थिंक वो कुछ 3-4 लोग करते हैं इस तरह, और वो डेली की डेली डालते हैं. उस पर ये होता है कि जैसे आंख हो जड़ पहाड़ हो जल होता है कि जी 4-5 दिन नहीं, आप डेली आपकी प्रेजेंस हो रही है, तो भी लोगों को पता है कि जिनकी प्रेजेंस है. इस वजह से ऐसा होता है. बिल्कुल ठीक आपने कहा. अच्छा, मुझे ये बताइए कि सलमा आगा की मिमिक्री पहले कभी की है किसी शो में? शो में तो हम नहीं कर सके, क्योंकि हुआ इस तरह से कि हम चाहते थे कि जो शो हो वो स्पॉन्सर हो. लेकिन हम अपने कॉलेज का जो हमारा दौर था, और जब हम थिएटर किया करते थे, तो हाँ हमने बहुत उनकी मिमिक्री की, और लोगों को हमने बताया कि असल में जो गुलकारी है वो क्या होती है, और गुलकारी और अदाकारी में फ़र्क क्या होता है. अच्छा, गुलकारी और अदाकारी में सलमा आगा क्या फ़र्क होता है? वही फ़र्क होता है कि गुलकारी जो होती है वो एक फ्राइड एग होती है, और अदाकारी एक ऑमलेट होती है, तो उनको मिक्स करके बनाया जाता है, उनको ऐसे बनाया जाता है. हम इसी में बिलीव करते हैं. सही, बिल्कुल ठीक है. जबरदस्त जबरदस्त जी. यकीनन बहुत अच्छे अंदाज में आप काम कर रहे हैं अदील बेग. यकीनन आपको आज के प्रोग्राम में देखकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी हैं, आपकी मिमिक्री ऐसी है कि इंसान फ्रेश हो जाता है. आपसे भी आपके भी सवालात बड़े मजे के हैं. आई एम रियली एंजॉयिंग इट. थैंक यू सो मच. अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जिस पर हमने बात नहीं की अब तक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में इतनी तेजी से बढ़ा है, और इस हद तक बढ़ गया है कि अब इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता. जो हालात हो गए सोशल मीडिया के, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े मजे, मेरे अपने बच्चे मुझे कह रहे होते हैं आपको तो पता ही नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, इसमें क्या क्या निकल आता है. तो बच्चे बड़े तेज हो गए हैं आजकल. सोशल मीडिया का किरदार हमारी जिंदगी में पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज पोस्ट करते हैं, सो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स, कि जो आप पोस्ट कर रहे हैं अगले के माइंड में या देखने वाले को उसके ऊपर क्या उसका इंप्रेशन लेगा. फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बर्थडे का पोस्ट कर रहा हूँ कि लोगों ने बर्थडे मैसेजेस जो है मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ. हाँ. कि जी दैट्स इट. सो पीपल एक्चुअली नो कि जी ही इज रियली कंसर्न्ड अबाउट अस, कि उसने एक्नॉलेज किया है कि हमने इसको कैसे विश किया है, वीडियो मैसेजेस भेजे. सो दैट्स अ गुड थिंग. साइमल्टेनियसली अगर मैं जाके तो जनाब किसी का वो करूंगा कि फलाना बंदा जो है वो कितने सस्ते से स्टोर में गया है, और जाके उसने कितनी चीप सी किस्म की ट्राउजर उठाई है, मैंने वीडियो बना ली, और ये देखें कितने की, और उसने बताया कि 1500 की. उसने कहा वो इतनी महंगी, और ये मैंने वीडियो बना के डाल दी. यार मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. हाँ. अब अक्सर जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दिल आजारी होगी तमीना, कि मतलब बिल्कुल ठीक है. हमने खाने की पिक्चर्स डाली, हमने ईद के ऊपर, जब मैंने ईद पे मैंने मैसेज भी ये दिया था कि प्लीज सोशल मीडिया पे खुदा रहा वो कंटेंट ना डालें. अच्छा, इस कंटेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद.
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से अदील बेग आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के शो में। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कंटेंट के हवाले से, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंटेंट जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के कंटेंट को लाइक करते हैं और किसको डिसलाइक करते हैं। कंटेंट अच्छा भी यूट्यूब पे मौजूद है, कंटेंट बुरा भी यूट्यूब पे मौजूद है। आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, ये बताएं। देखिए, वैसे तो पेरेंटल गाइडेंस हर जगह पे होती है, और जैसे अगर मेरे बच्चे, तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो मेरे फ़ोन के थ्रू जो है वो यूट्यूब यूज़ करें। ठीक है, सो आई नो कि जो स्ट्रीमिंग है वो किस चीज़ की बजा रही है, व्हाट आर दे वाचिंग। ठीक है, सो मैं अपने बच्चों से इतनी दोस्ती करूंगा, उनके साथ इतना अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा कि यू नो दे कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। जी, अपने इंटरेस्ट्स, ठीक है, अपनी लाइक्स, अपने डिसलाइक्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करेंगे। उनके साथ मुझे एक एज ए मेंटोर जो है अपना इम्प्रेशन रखना होगा। उनके साथ मैं उनका दोस्त भी हूँ, उन टाइम पे खेलूंगा भी, समझाऊंगा भी, डांटूंगा भी। तो फिर उससे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होगा कि जब मैंने उनको, वो कहेंगे बाबा ने जी अपना फोन जो हमें दे दिया और वो चेक उसके ऊपर गेम करें, सो दे नो कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। सही या बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कंटेंट के साथ साथ जैसे कि सोशल मीडिया है, अब आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, कि सोशल मीडिया के बगैर आपकी अपनी जाती राय क्या है कि इसके बगैर क्या बच्चे अब फलेंगे फूलेंगे, या इसका इस्तेमाल पहले से और किस हद तक बढ़ जाएगा या किस हद तक कम होगा, खसूसी बच्चों के हवाले से? अच्छा, बच्चों के हवाले से एक सिंपली, जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि पेरेंटल गाइडेंस किस तरह की है। ठीक है, कई दफा ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट डाउन होता है। ठीक है, ठीक है, आपके पास फोन्स अवेलेबल नहीं होते, आपका लैपटॉप अवेलेबल नहीं होते। बच्चों की नरिशमेंट तब भी हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है कि जब पेरेंट्स उनके साथ डिस्कस करते हैं, दे टॉक, दे डिस्कस विद देयर इवेंट्स या डेली दिनभर की रूटीन अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये चीज जो है, मैं सोशल मीडिया के चले कंट्रीब्यूशन होगा कि उनको एक अवेयरनेस आ जाती है किस चीज से। वो गूगल पे गए या किसी साइट पे गए, उनको पता चल गया कि जी दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने देख लिया। लेकिन डेफिनेटली फिर उस चीज को एक तरह से आप कह ले कि एक सजेशन के तौर पे या एक किसी किस्म का एडवाइस के तौर पे आप अपने वाले से, अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से डिस्कस करते हैं, बड़े बहन भाई से, सिबलिंग्स डिस्कस करते हैं। उसमें फैमिली बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा किरदार है और सोशल मीडिया का सेकेंडरी होता है। देखिए, अब हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years बैक। ठीक है, वी यूज्ड टू लुक अप टू आवर पेरेंट्स, उन्हीं के साथ हम घूमने फिरने भी जाते थे। उससे 20 years बैक चले जाएं, सेल फोन्स भी नहीं हुआ करते, घर पे पीटी सेल का फोन होता था, आते थे सब बैठ के ड्रामा भी देखते हैं, इकट्ठे खाना भी खा रहे हैं, सारा कुछ। उस जमाने में ये नहीं होती थी, ये कंपटीशन नहीं होता कि क्या खाया पोस्ट करना है फटाफट जाके। ठीक है ना, पहले पोस्ट कर लें, पिक्चर्स पोस्ट कर। सो वो उसको, क्योंकि अब सोशल मीडिया में कंपटीशन ज्यादा बढ़ा दिया, कंपटीशन है, बिल्कुल। उसने क्या पहना हुआ है, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया, उसने क्या, ईद के ड्रेसेस जो हैं वो किसने क्या पहना हुआ है, आजकल क्या चल रहा है, सुबह क्या पहना, शाम को क्या पहना। तो ये ऐसी चीजें ये उस जमाने में नहीं होती थी। ईद की खुशियां हम लोग तभी मनाया करते थे, ईद उल अज़हा गुजरी है, मुझे याद है कि पूरी फैमिली में हम जाया करते थे, दादा के घर पूरी फैमिली मिलती थी, बैठ के खाते थे, पीते थे, बच्चे एंजॉय करते थे, उन्हें ईदियां भी मिलती थी, सारा कुछ होता था। अब एक व्हाट्सएप चला गया, मैसेज चला गया, ईद कार्ड चला गया, बकरा बना के आपने भेज दिया किसी, ईद मुबारक, आपकी ईद होगी, दैट्स इट। तब अब ना ईद कार्ड्स का रिवाज रहा है, ना फोन कॉल्स का रिवाज रहा है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कंपटीशन ज्यादा हो गया, इमोशंस कम हो गए। इमोशंस कम हो गए हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा अदील, ये बताइएगा कि बेनजीर की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते थे आप, उसको छोड़ा क्यों? बेसिकली बेनजीर मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटीज हैं, यू नो, व्हेन आई ग्रू अप। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि व्हेन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वो हादसा हुआ, तो मैं मुनासिब नहीं समझता था कि अब आके मैं ये जो रोल है ये करूं। मेरी अपनी पर्सनल ज़ात जो है वो गवारा नहीं करती थी, बिकॉज आई वाज अ बिग टाइम बीबीज़ फैन, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, उन्होंने मुझे लिखा है, आई स्टिल हैव उनका जो लिखा हुआ इंटरव्यू लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड by the way you impersonate me in that program. So ये इतनी बड़ी चीज और इतनी इमोशनल कि मैंने अभी तक उनको गए हुए भी तकरीबन को 13 साल हो गए, तो वो अभी तक मेरे पास फ्रेम्ड है। तो आई डोंट थिंक, मेरे कुछ अपने रूल्स हैं, उनसे आगे मैं नहीं जाता। फिर ऑब्वियसली प्रोग्राम वालों ने भी कहा क्योंकि और कैरेक्टर कर लें या कुछ इस तरह कर लें, वो कर लें, बट समहाउ द अदर, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि उससे मुझे
एवरीबडी न्यू जहाँ मैं जाता था, क्योंकि मैं उसी गेटअप में मुझे लेके जाया करते थे, वो कोई शो होस्ट करना है, कोई एंडोर्समेंट करानी है, सारा तो उसमें हुआ करता. बट देन अगेन व्हेन शी पास्ड अवे एंड एवरीथिंग, तो फिर सारा का सारा उनके साथ नहीं, फिर दिल नहीं किया. ऐसा नहीं जहन में आया कि चलो अब ये वाली तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई कर लेते हैं, उसके अलावा कैरेक्टर कोई और सोच उसके अलावा कैरेक्टर्स तो मैं डेफिनेटली करता, लेकिन मैं मिमिक्रीज मैंने एज सच स्क्रीन पे जाके वो नहीं की अभी. मतलब ये अभी कुछ ये हुआ है. हाँ, मैं अपने चैनल के ऊपर हर तरह की मिमिक्री जो है वो कर लेता हूँ, और बाकी प्लेज वगैरह जो मैं ड्रामा में ऑलरेडी करता रहा हूँ, सिटकॉम्स वगैरह करता रहा हूँ, वो मैं आई हैव बीन डूइंग दैट. उसमें ठीक सही है. फैशन इंडस्ट्री में बड़ा किरदार है जनाब, काम करते रहे. लॉकडाउन की वजह से फैशन इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर हुई? फैशन इंडस्ट्री जो है, क्योंकि मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, उसको इनडायरेक्टली देखता रहा हूँ. ना मैं एक्टर, ना मैं मॉडल था, ना मैं डिजाइनर था, लेकिन एसोसिएटेड में रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं. ठीक है. तो फैशन इंडस्ट्री लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा उस पर इम्पैक्ट रहा है. इवेंट्स जिसके ऊपर आपके डिजाइनर्स की शो केसिंग होती थी, फैशन शोज होते थे, फैशन वीक्स होते थे, सारे बंद हो गए. इसी तरह जो है आप जो शूट्स हैं, फैशन शूट्स, कमर्शियल शूट्स, सब जो है बिल्कुल लॉकडाउन, सब एवरीथिंग क्लोज, सब लोग घर बैठ गए. और हर बंदे ने क्या किया कि अब वो किस तरह से पता, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग होता है ना, कि दिखता है तो बिकता है. तो फिर उन्होंने लाइव आना शुरू कर दिया, इंस्टा पे लाइव आना शुरू कर दिया, फेसबुक पे बताने के लिए कि जी फलानी मॉडल इज लाइव ऑन इंस्टा विद 200,000 फॉलोअर्स. और ये फैशन इंडस्ट्री ने नहीं, इवन एक्टर्स ने भी ये चीजें करनी शुरू की कि जो शूटिंग्स नहीं हो रही थी और इवेंट्स नहीं हो रहे थे. तो ऑब्वियसली जब आपने पर्दा स्क्रीन पे रहना है तो लोगों को बताना है कि जी मैं हूँ. तो उस पे लोगों ने इंस्टाग्राम पे लाइव आना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि जी ये पीपल टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कोरोना, इट्स अवेयरनेस एंड एवरीथिंग एंड सारा कुछ जो वो एक चीज, क्योंकि फिर सारी बात है, एक वो हॉट टॉपिक था, उसको लेके सब चलते थे, उसके बारे में बात करते थे, लोग देखते भी थे, व्यू भी करते थे. और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जब लॉकडाउन हुआ तो फैशन इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात उसके आए. बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है. फैशन इंडस्ट्री की जहां पर हम बात करते हैं तो फैशन इंडस्ट्री में आपके इवेंट्स भी आ जाते हैं, आपके मॉडल्स भी आ जाते हैं, आपके ड्रेसेस भी आ जाते हैं, हर चीज उसमें आ जाती है, आपका मेकअप भी आ जाता है. जहां पर फैशन वर्ड हम यूज करते हैं तो फैशन में इस किस्म के ड्रेसेस भी होते हैं जो कि आप कैजुअल यूज करते हैं, इस तरह के भी होते हैं जो आप शादी ब्याह पे यूज करते हैं, इस तरह के भी होते हैं जो कि आप छोटे छोटे फंक्शंस, आपकी बर्थडेज और इस तरह के फंक्शंस जो है उसमें भी आप यूज करते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो आप यूज ही नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक फ्रॉक वेयर किया हुआ है, अब टेल आप खड़े यहाँ है, टेल उसकी पिछले कमरे तक जा रही है, ऐसे ड्रेसेस आम रूटीन में यूज नहीं होते. क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि वो ड्रेसेस सिर्फ शोकेस एक शो की हद तक होते हैं. हाँ ना. वो तो आप छोड़े, बोरियां पहन के और कानों में केले लटका के जाना, तो ये एक जो फैशन शो का मैंने खुद देखा है, लीमू लटके हुए और गले के अंदर जो पत्ते बांधे में, सो ये सिर्फ एक वो रैम्प की हद तक ही होता है. आम वैसे आप जो टिलिंटन मार्केट गोश्त लेने के बोरी पहन के और कानों में वो करे नहीं जा सकते. लोग हंसेंगे. हाँ बिल्कुल हंसेंगे. तो ये कचोर और जो प्रेट है, प्रेट लाइन है, ब्राइडल तो डेफिनेटली उसका पार्ट होता है, लेकिन कई फिर डेफिनेटली डिजाइनर्स जो हैं वो फिर उसको मुनफरिद होने के लिए उसको शोकेस करते हैं कि जी इस तरह का ड्रेस जो है वो पैक उन्होंने रैम्प करवाया किसी मॉडल से, किसी ने जिम थीम रखी हुई है, किसी ने जंगल थीम रखी हुई, तो पत्ते बंधे हुए हैं, कुछ इस टाइप की चीज. सो वो नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं होते. नॉर्मल लाइफ के अंदर आई थिंक मैं व्हाट आई वुड सम अप फैशन इन वन वर्ड इज दैट फैशन इज ऑल अबाउट कंफर्ट. अच्छा, ये बात देखें, अब मुझे भी पता है, ये बात आपको भी पता है, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी पता है कि अब कोई केले तो कानों में लटकाने से रहा, आप कोई बोरी का फ्रॉक बनवा के पहनने से रहा रूटीन में किसी भी इवेंट पे. इसके बावजूद भी उसको किया जाता है और प्रॉपर किया जाता है, प्रॉपर रैम्प वॉक भी होती है, उसके ऊपर लाइटिंग भी उस हिसाब से उस पर की होती है. तो क्या फायदा होता है करने का? इतनी अरेंजमेंट और हासिल हसूल उसका कुछ भी नहीं. बस वो यही है कि हमने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज का छापा जरूर लगाना होता है. अगर हमारे पास नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो हमने फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना होता है, तोड़ मड़ोड़ के उनको हमें चेंज करके तो करना होता है. काफी जो अच्छे सुलझे हुए डिजाइनर्स हैं और लोग हैं वो डेफिनेटली अपनी हर में नई से नई चीज रखते हैं, नई से नया उसके अंदर थीम रखते हैं अपने इवेंट की. लेकिन अक्सर लोग जो हैं पीपल हु डू नॉट वांट टू मेक एफर्ट, पीपल हु डू नॉट वांट टू स्पेंड ऑन दैट, तो देन दे कम अप विद दीज थिंग्स कि जी ये उन्होंने कर लिया, उसको रिपीट कर लिया.
नहीं होना चाहिए। एक फैशन कितना अरसा चलता है? हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इंडस्ट्री में कितना अरसा चलता जितने जब तक कि वो पोस्ट जो है वो पुरानी नहीं हो जाती सोशल हाँ, मीडिया पे, इंस्टा पे लगी हुई, वो लगी, आपने किया, आपने उसी का शाम को अच्छा नहीं दैट वाज अदर कलर, उसमें थोड़ी सी ना जो बाजू थे वो यहाँ तक थे, तो चलें जी अब अगले हफ्ते जो नया ट्रेंड आ गया, नाउ वी फॉरगॉट अबाउट इट, दैट्स इट। बिल्कुल सही, यानी फैशन बदलते टाइम बिल्कुल दिनों वो की भी बात ट्रेंडिंग है, change हो जाए, वो भी ट्रेंडिंग सिस्टम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इवेंट्स के हवाले से भी काफी सारा आपने काम किया हुआ है इवेंट मैनेजमेंट में। आप क्या समझते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को तेजी के साथ ऊपर ले जाने में और तेजी के साथ नीचे ले जाने में इवेंट्स का बड़ा अच्छा किरदार होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इवेंट्स पर भी चूंकि पाबंदी थी तो ये भी मुतासिर हुए हैं, तो इसका इंडस्ट्री पर कितना फर्क पड़ा होगा? आई थिंक इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। आप देखिए थे मीना, लॉकडाउन की वजह से जो बैंक्वेट हॉल्स हैं they have closed, ठीक है, बैंक्वेट बिजनेस जो है वो सारा, और आप आजकल आपको पता है कि जब हमारे लॉकडाउन से पहले जो शादियां होती थी, आई मीन दिसंबर नवंबर में आप शादियां देख रहे हैं, लोग किस किस तरह से कैसे स्पेंड करते थे, थीमेटिक किस्म की मेहंदी होती थी, और अब तो लोगों ने मीडिया से इम्प्रेस होकर वहां पे वो भी संगीत भी रखना शुरू कर दिए थे अपनी मेहंदी के फंक्शंस में, तो दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट, दे यूज्ड टू स्पेंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑन मेहंदीज एंड बारात, और अब सारा जो है वो सिंपल सिटी की तरफ हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे 4-5 महीने से जो है बैंक्वेट हॉल्स नहीं खुल रहे, इसलिए तरह से ना इवेंट्स प्लान हो सक रहे हैं, डेफिनेटली इनका भी बिजनेस डाउन हुआ है। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि नॉर्मली अगर वो होते थे तो दे कैन गो फॉर केटरिंग साइड पे, कि उन्होंने होम डिलीवरी शुरू कर दी खाने की, वो उस साइड पे हो गए जो केटरिंग साइड पे थे, लेकिन जो बैंक्वेट्स वाले वो तो वैसे बैठे हैं। अच्छा, जहां पर बैंक्वेट हॉल्स की हम बात करें, सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 दिन या 3 दिन में शायद खुल भी जाए, बाकी ये हतमी राय तो नहीं है ना, हतमी फैसला है। बैंक्वेट हॉल्स जहां पर बंद हुए ना, शादियां बंद नहीं हुई, शादियां लोगों ने की हैं, लोग इतने समझदार हो गए हैं, उन्होंने कहा कि कम पैसों में काम हो रहा है, होने दो, और बहुत लोगों ने किया है। मतलब अब यहाँ बादशाही मस्जिद में जाके आप देखें शादियां, वो एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा ट्रेंड सेटिंग होगी कि जी दूल्हा दुल्हन और उनके करीबी रिश्तेदार वहां पे गए, वहां उन्होंने वहीं पे शादी की और वहीं पे शूट करवाया मुंह टेढ़ा करके, और उसके बाद और उसके बाद दूल्हा दुल्हन आ गए और बस घर वाले 15-20 लोगों को खाना दे दिया, ये वहीं पे केटरिंग कर दी कहीं से, क्योंकि केटरिंग तो जारी बात है वो बंद नहीं हुई थी, वो तो हर जगह शुरू हुई थी, तो जनाब शादी हुई, और वो बड़ा अच्छा और इकोनॉमिक। मैं वैसे खुद ये चीज अप्रिशिएट करता हूँ कि जी अगर सादगी से जो चीज हो जाए, उसके अंदर जरूरी नहीं कि हम हाई फाई तरीके से जो है इसको 8 या 10 फंक्शंस रखे और हमने वो भी करना है ऐसे भी करना है। सो आई थिंक जो चीज सादगी से हो जाए ठीक है, बाद में वही अमाउंट जो है वो फिर आप किसी और चीज में यूटिलाइज करते हैं जो आपको याद आ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा ये बताइए कि हम आज से कोई 5 साल 7 साल पहले चले जाए ना, तो हमने ये जरूर सुना था कि शादी हो रही है तस्वीरें उतारते हैं, कहीं बैठे हुए अच्छा तस्वीरें उतारते हैं, ये नहीं सुना था कि ये सेल्फी क्या होती है। ये इस सेल्फी ने बहुत से लोगों की जान ले ली है। ऐसी ऐसी जगहों पे खड़े होकर सेल्फी उतारने की कोशिश करते हैं कि मेरी सेल्फी ऐसी हो जैसी किसी की भी ना हो, लेकिन उसी चक्कर में बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई। आपको पता है, इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मौजूद हैं। ये सेल्फी उतारने का जो ट्रेंड है वो भी समझ में आता है, मुंह टेढ़ा करने का, मतलब सीधे मुंह से अच्छी सेल्फी नहीं आती। पता नहीं वो बस एक वो हमने ट्रेंड स्टार्ट कर लिया कि जब हम तस्वीर खींचेंगे तो हमें पाउट करना है, यूं जरूर जाने हमने, ठीक है, और वहां पे बत्तख जैसी शक्ल बन जाए, लेकिन हमने बस तस्वीर जरूर करनी है अपनी। लेकिन उसमें अपना बैलेंस खो दें, पीछे कौन खड़ा हुआ है, पीछे से गाड़ी गुजर रही, मोटरसाइकिल आ रही, कुछ ध्यान नहीं, बस पिक्चर हमारी हो जाए, अच्छी होनी चाहिए। हाँ पिक्चर हमारी। वो तो आप शादियों के फंक्शन को आप छोड़े, मैंने 1-2 जगहों के ऊपर जनाजों के साथ भी देखा है कि ना लास्ट सेल्फी बिताया अब्बू और साथ में पीछे उनकी बॉडी पड़ी हुई इस तरह करके सोशल मीडिया पोस्ट किया था। मतलब इट्स नॉट अ जोक बट पीपल हैव एक्चुअली डन दिस, यू नो, इट शुड नॉट बी डूइंग। ये गलत है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये चीज नहीं करता कि खुदा ना खासा अगर किसी घर में डेथ हुई, डेड बॉडीज की पिक्चर्स आपको बिल्कुल कभी भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए। दिल आजारी होती है, दिल दुखता है देख के, जब भी नजर पड़ती है तभी बिल्कुल किसी के प्यारे की है किसी के, हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं। पीपल डू इट, पीपल ऑलवेज डू इट। ये टिकटॉक के अंदर मैंने देखा है, ये फेसबुक पे मैंने ट्रेंड देखा है कि लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, लोग तो करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने आदिल बेग की है कि लोग वीडियोस भी बनाते हैं, डेड बॉडी की तस्वीरें भी उतारते हैं, लगाते भी हैं, सेल्फी भी ले लेते हैं। एक बात तो यहाँ तक है ना कि लोग लेते हैं, एक बात ये है कि लोग देखते भी हैं जी ऐसी वीडियोस जिसमें किसी पर तशद्दुद हो रहा है, किसी की दिल आजारी हो रही है, किसी औरत को मारा जा रहा है, किसी को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, किसी बच्चे के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत हो रही है। ऐसी वीडियो की आप व्यूवरशिप देखें, मिलियंस में, केस में जा रही होगी, और एक ब्यूरोक्रेट खड़े होकर कोई इंसानों वाली सही बात कर रहा होगा ना, यकीन करें कोई देखेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। हमारे मुआशरे का ये रुझान हो चुका है
बिल्कुल हर जगह. मतलब अब आप मुझे बताइए कि स्कूल में बच्चों की पिटाई हो रही है, मदरसे में बच्चों की पिटाई हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, बच्चों के रेप्स हो रहे हैं और सारी चीजें, और उनकी वीडियोस बन रही है ना. मतलब मास्टर साहब जो मुर्गा बना के और उनको जिस तरह से मार रहे हैं वो बेसिकली मारना, तशद्दुद करना नहीं, दैट इज द नेक्स्ट लेवल. वो करें और वो वीडियोस जो वो शेयर हो रही और वो जनाब उसके ऊपर लोग देख भी रहे हैं और कर भी नहीं. व्हाई यू शेयरिंग? सिंपली आप उसको जो है उसको कंटेंट को रिमूव करें, बिकॉज वो भी वायलेंस में, वो भी तशद्दुद में शामिल होता है कि आप किसी पे या तो आप अगर तशद्दुद आपने किसी पे करते हुए देख लिया, वीडियो बना ली, तो यार रोको उसको जाके. आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हैं, आप उसमें पुलिस को नहीं बुला रहे, मना नहीं कर रहे, आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन की तरह. बिल्कुल, आप वहां पे बस तमाशा देख रहे हैं, यू जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक अ पपेट. किसी को मार पड़ी है, कोई कट रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और आर यू जस्ट स्टैंडिंग, और आप सिर्फ मूवी बना ली, कोई वीडियो बना के देख लिया, व्यूज सारे हो जाएंगे. मतलब इतनी बेहिसी का आलम है हम लोगों के अंदर. हम नहीं ये चीज बर्दाश्त करते, बट दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट. इस बेहिसी के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आपसे सवाल किया जाए अदील, क्योंकि आपने इवेंट्स को मैनेज किया है, आपने फैशन इंडस्ट्री में काम किया है, आप इसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जॉब्स भी कर रहे हैं, वो भी आपकी जारी है, यूट्यूबर भी आप हैं. ये जो एहसास है इंसान के अंदर का, इसको कैसे जगाया जा सकता है? आजकल के मुआशरे की हम बात करें तो हम सब के अंदर इंसान तो है, इंसानियत नहीं है. इस इंसानियत को कैसे जगाया जा सकता है? तमीना, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम योर साइड. बात यह है कि इंसानियत को जगाने के लिए ना डेफिनेटली लोग, एक तो इतना कि किसी को देख के हम सबक ले लें, लेसन ले लें, नहीं. हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर खुदा न खासा जब किसी के साथ वो वाकया हो जाता है, तब वो रियलाइज करते हैं कि अगला बंदा कितने कर्ब से गुजरा होगा और इस चीज को जो है वो कैसे फील कर रहा होगा. हम लोग बिल्कुल इमोशनल लेस हो चुके हैं. आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, आई विल बी वेरी आउटस्पोकन एंड अपफ्रंट अबाउट इट. एंड दिस इज रियलिटी. दिस इज रियलिटी कि लोगों के अंदर से वो जो एक किसी के लिए फीलिंग्स थी ना, वो बिल्कुल जा चुकी. पीपल आर नॉर्मल. वो एक वीडियो इस तरह की कोई वायलेंस वाली वीडियो देखेंगे, वो देख के और आगे से चेंज कर देंगे, दैट्स अबाउट इट. चला कि आंख ओझल पहाड़ हो जाए, उसके बारे में क्या किया वो कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा. सही. तो ये चीज उसी वक्त होती है कि जब आपके अपने ऊपर गुजरती है और जब आप देखते हैं कि जी ये इसकी कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितना दुख हुआ है, और तब जाके आप पता चलते हैं कि यार उसने भी इसी चीज से गुजरा होगा. बट नो. अच्छा, हम ये तो कह देते हैं अदील बेग, जैसे मैंने भी आपसे ये क्वेश्चन किया है कि हमारे अंदर जो इंसान है और उस इंसान की इंसानियत को कैसे जिंदा किया जा सकता है, कैसे एक्टिव किया जा सकता है, ये इसका आंसर आपने बड़ा अच्छा दिया. यकीनन आपने अपनी ज़र्फ के मुताबिक आंसर दिया, मैंने अपने ज़र्फ के मुताबिक क्वेश्चन किया. जो बच्चे हैं जिनको हम बना रहे हैं, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि हम बना रहे हैं, मतलब हम उनको सिखाते हैं खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने, बाहर कैसे जाना है. अब इस सारी जो रूटीन लाइफ है, इसमें बच्चे दिन में 4 काम उलट भी करते हैं और 10 काम सीधे भी करते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं. अच्छा, बच्चों के अंदर हमें ये चाहिए कि हम एहसास पैदा करें कि बेटा देखो उसको दर्द हो रही है, उसको मारोगे तो उसको तकलीफ होगी, जबकि हम क्या कहते हैं, चलो तुम इधर, उनको करने दो जो कर रहे हैं. ये मदर्स ऐसे करती हैं. मदर्स ये नहीं बोलती हैं कि बेटा नहीं देखो वो ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं करते हैं, उसको दर्द हो रहा है, उसको प्यार करो, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर दो. हम कहते हैं चलो तुम इधर छोड़े, हमें क्या. बिल्कुल एग्जैक्टली. ये हमें क्या का जो वर्ड है ना, ये ही बेसिकली चीज है जो एक बच्चे को अंदर से सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश बनाता है. और बनाते तो हम खुद हैं, हम खुद बनाते हैं. बिल्कुल. फिर वो स्कूल में भी जाएगा, वहां पे भी देखेगा कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मार पड़ रही है, शदीद मार पड़ रही है, जो कि अब वैसे अलाउड नहीं किया हुआ लेकिन एक जमाने में, तो तब वो वही चीज देखेगा, वो उसी तरह से वो भी फिर वही चीज सीखेगा और उसके लिए वो एक बहुत कैजुअल सी बात होगी जैसे अब होती, तो बच्चा वही चीज देखेगा. बच्चे को आपने हमेशा उसमें एहसास दिलाना है. बच्चे को आपने कहना है कि आप बैठे, हम लोग रोजा खोल रहे हैं, देखो सामने किचन के अंदर जाके उन लोगों ने रोजा खोला है, आपका जो ड्राइवर है उसने सही तरह से खाया, जाओ जाके देख के आओ, उन्होंने खाना खाया. खाने के टाइम पे सबसे पहले, अब अक्सर हमारे यहाँ ये पॉलिसी होती है कि जी वो ड्राइवर वहां बैठे. या एक और पॉइंट, सॉरी तमीना, आई एम टेकिंग मोर, एक पॉइंट जो मैंने बहुत ज्यादा किया, वो रेस्टोरेंट से मैंने देखा यार कि फैमिलीज आती हैं, साथ में 2-3 छोटे बच्चे मेड्स आके बैठे होते हैं और दूसरे टेबल बैठे, उनके सामने अपने एक कोक की बोतल, चिप्स रख दी, और यहाँ पे आप लोग खाने खा रहे हैं बैठ के, वो बिल्कुल बेचारे चुप करके साइड पे बैठे. क्या उनका दिल नहीं चाह रहा होगा? या आप उनको मत लेके आइए साथ में, ठीक है, लेकिन आपसे बच्चे संभलते नहीं क्योंकि वो भागते हैं. आप अपनी गुफ्तगू एंजॉय करते हैं, अपना खाना एंजॉय करते हैं, वो अपना खाना छोड़ के बेचारे जलील होकर भागते हुए जाके बच्चों को देख रहे हैं कि दरवाजे से बाहर ना चलते हैं. ये इंसानियत हो रही है? ये बिल्कुल इंसानियत नहीं. वो भी बिल्कुल कम उम्र 10-11 साल की बच्ची, ये बच्चा है जिसके साथ ये हो रहा होता है.
So that's a fact. یہ وہ بات ہے نا کہ اپنے بچے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہر چیز بھی پرووائڈ کیجئے, ٹیبل پہ بٹھا کے کانٹے کے ساتھ, فورک کے ساتھ کیسے کھانا ہے, نائف کے ساتھ کیسے کھانا ہے, یہ ہم نے سکھانا ہے اچھے سے اچھے ہوٹل میں لے جا کر 4 اسٹار 5 اسٹار 6 اسٹار میں. اور جب ہمارے گھر میں کام کرنے والی آیا جو ہے جس کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی کی آپ کے بچے کی ہے, اس کو ہم نے ایک فرائز پہ تنخواہ دینا ہے کہ تم سائڈ والے ٹیبل پہ بیٹھ کے فرائز کھاؤ, یعنی ہم سبق تو خود دے رہے ہیں نا. جب یہی بچے بڑے ہوں گے آج سے 10-12 سال یا 15 سال کے بعد, تو پھر ہمارا بھی تو یہی حال ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اس ٹائم کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے, اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے. ہاں بالکل, بیوی کو لے کے جا رہے ہیں, ہاں ماں باپ کو, ہاں جی وہ کر دے گا, آپ کو چینج کر دے گا اور آپ کا کھانا, آپ کو سوپ آپ کے لیے کمرے میں آ جائے گا, اٹس فائن, ہمیں کہیں جانا ہے, ہمیں نکلنا ہے, وی آر رننگ لیٹ. تو پھر بچوں کا بھی وہی رویہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پیرنٹس میں بھی یہ چیز دیکھی, انہوں نے ڈالا ہی, جب وہ ہوگا بچوں میں تو وہی ہوگا نا. اب میرے والدین کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن اب جو بچپن کی چیزیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں وہ ابھی بھی ہیں, ابھی بھی وہی ایڈوائسز لے کے جو ہے چل رہے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس پہ چلنے کی. سو یہ تو آپ کی اپنی اپ برنگنگ ہے. سوری, بچوں کی تربیت میں یقیناً والدین کا سارا کردار ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں آج کل والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ جو غلط حرکت کر رہا ہے نا, یہ گھر میں نہیں ہوئی ہے, یہ اس بچے کو دیکھ کے آیا, وہاں سے سیکھا. اچھا یہ جو آج اس نے ورڈ یوز کیا ہے نا, یہ اس کی کلاس میں ورڈ یوز ہوتا ہوگا, اس نے وہاں سے سیکھا ہے, اگلے دن اسکول پہنچ جاتے ہیں. ہمارے بچے نے یہ بات کی تو کی کیسے, یہ یہاں سے سیکھ کر گیا ہے. اگر فرض کے طور پہ سیکھ بھی لیا, کیونکہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ آئیڈیل معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے, تو آپ سکھا دیں, آپ بتا دیں کہ بھئی یہ بچے کام ایسے نہیں کرنا, رانگ ورڈ ہے, نہیں کرنا, یہ رانگ ہے. بالکل. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بالکل آپ کا ٹوٹلی سیکنڈ کروں گا اس چیز کے اوپر کہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بچہ اگر کلاس میں کرے گا تو وہ کہے گے والدین پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر, والدین پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر آ کے تو وہ جو ہے وہ کہے گے کہ جی آپ کے بچے نے ایسا کیا, آپ کے بچے کا رویہ ایسا. پیرنٹس آ کے جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں, جو اسکول میں آ کے وہ اسکول میں, گھر میں تو ایسا ہے ہی نہیں, وہ تو ایسا کرتا ہی نہیں, یہ تو ٹوٹل سارا اسکول سے لے کے کس طرح کا اسٹاف رکھا آپ نے, کس طرح کا ورک. سو بلیم گیم شروع کیا, نوبڈی از گوئنگ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. اور اس سے بڑی غلط حرکت یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کے طور پہ ٹیچر نے آپ کے بچے کو کسی بات پہ ڈانٹ ہی دیا, یا کوئی ہارش ورڈ یوز کر لیا, یا اسٹرکٹلی اس کو منع کیا ہے, تو پھر بچہ گھر جا کے اپنی پیرنٹ سے, اپنی مدر سے, اپنے فادر سے کمپلین کرتا ہے کہ اس ٹیچر نے مجھے مارا تھا, یا میں بھی کوئی ڈانٹا ہو زیادہ. تو اگلے دن پیرنٹس اسکول چلے جاتے ہیں اور پرنسپل کے سامنے اسی ٹیچر کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے بچے کی موجودگی میں. مجھے بتائیں وہ بچہ کیسے اپنی ٹیچر سے ڈرے گا, وہ کیسے فالو کرے گا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ ٹیچر کی تو پھر سیلف اسٹیم گئی نا اس کے سامنے کہ بچے کے سامنے وہ کس طرح سے کرے. وہ پھر بالکل ظاہری بات ہے, ایک مجرمانہ طور پہ وہ بالکل ایک جیسے کرمنل کی طرح کھڑا ہوگا, کہہ بھی وہ نہیں سکتا بیکاز اس کی جاب ہے, یہ کہہ بھی وہ نہیں سکتی بیکاز اس کی جاب ہے. دیٹ از ریئلی انفارچونیٹ, لیکن یہ چیز جو ہے ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی. تو یہ اب اگر ہم یہ بچے کے رویے کے اوپر بات کرتے ہیں, ون تھنگ دیٹ از اونرشپ. پیرنٹس کو اونرشپ لینی ہوگی, چاہے اچھی چیز ہے چاہے بری چیز ہے, دے نیڈ ٹو ٹیک دی اونرشپ. وہ کہاں سے بھی سیکھ کے آئے, گھر آ کے اس کو فلٹر آؤٹ کریں, اس کا برین واش کریں, اسے مائنڈ بتائیں کہ ایسے نہیں, اس چیز یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہوتی, تو آپ کو ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اللہ میں ناراض ہوتا ہے. لگتا ہے کہ بچے جب گھر آ کے اپنی مدر کو یا اپنے بابا کو گھر میں شکایت لگاتے ہیں نا, اسی ٹائم شٹ اپ کال کی جائے نا بچے کو کہ یہ آپ نے شکایت کیوں لگائی آ کے, تو میرے خیال سے آدھی مسئلہ وہیں پہ حل ہو جاتا ہے. بچے کو پتا میں نے شکایت نہیں لگانی, جب بچے کو کہنا اچھا بیٹا میں پوچھوں گی کل, تو پھر کام تو خراب ہوگا نا. ہاں بالکل, میسج دینا چاہیں گے. بالکل, ہاں وہاں بچے اتنی بری ہے آپ کی ٹیچر, ہاں میں کل دیکھ, بس وہی بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا, اس نے پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کی چیز. بالکل, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی, میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یس, یو نو سنس I've been here اور this is my second time, I would want کہ جس کانٹینٹس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں وہ آپ ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں وہ ایک کامیکل وے میں آپ کے پاس آئیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں. سو ڈو واچ مائی چینل ایڈی بیگ. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز کی, ہر انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. پلیز کائنڈلی ڈونٹ ڈو دس, اینڈ کسی کو ہیومیلیٹ نہ کیا کریں, ہر ایک کو جو ہے اپنے شوز میں رکھیں اور وہ دیکھیں. دیٹس دا میسج آئی وانٹ ٹو گیو. اینڈ ڈیفینیٹلی 14 اگست آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرو اور خوشیاں ہماری جو ہے ویسے کے ویسے واپس آئیں. لاک ڈاؤن اب ختم ہو رہا ہے اور اسی طرح ہی ہم لوگ وہی 14 اگست منائیں جیسے بچے منایا کرتے تھے, جیسے ہم بچپن میں کیا کرتے تھے. اچھا, بچے کیسے 14 اگست کہتے ہیں, ذرا ایک دفعہ کر کے دکھا. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.